सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। फौज के ताज़ा दम दस्ते नेशनल असेंबली के बाहर तैनात कर दिए गए। नेशनल असेंबली की छत पर हेलीकॉप्टर्स को उतरते देखा गया। असलहा बरदार मास्क पहने एहलकार कौमी असेंबली की इमारत में दाखिल। मुजाहिरों, सियासी जमातों और पार्लियामेंट की तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी नाफिज कर दी गई। ये सब हुआ जनाब साउथ कोरिया में। कल रात यानी गुज़श्ता शब इंतहाई ड्रामाई अंदाज में साउथ कोरिया के सदर ने रियासत मुखालिफ अनासर को कुचलने की आड़ में सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए मार्शल लॉ नाफिज किया। तो साउथ कोरिया ही नहीं, हमने देखा कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई। लेकिन साउथ कोरिया के सियासतदानों ने फौरी तौर पर सदर के ऐलान को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया। खुद सदर की अपनी सियासी जमात कंजर्वेटिव पावर पार्टी के सरबराह ने इस अमल को गलत करार दिया। अपोजिशन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह ने अरकान असेंबली समेत शहरियों से भी पार्लियामान पहुंचने की दरख्वास्त की। साउथ कोरिया के जमहूर ने भरपूर जो रेजिस्टेंस है वो जाहिर की और जमहूरी उन्होंने कहा कि सब कुछ है। और यूँ हमने देखा कि साउथ कोरिया के सदर को मार्शल लॉ का फैसला वापस लेना पड़ा, जबकि वाइट हाउस ने, जिसका जनूबी कोरिया एशिया में हम देख रहे हैं कि एलाए है सबसे बड़ा और यहाँ पर मेजर एलाए हम देख रहे हैं ये, जबकि नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो चाइना उसका एलाए है। उनकी जानिब से भी इस वक्त रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी है। ग्रेव कंसर्न्स यानी शदीद किस्म की तशवीश का इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है वहाँ पर जो सारी सूरत हाल है। अब सारी सिचुएशन में जब हम देख रहे हैं कि जिस वक्त मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था उस वक्त जो हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टीज़ हैं, खुसूसन जो उनकी सबसे हम देख रहे हैं कि पावरफुल पार्टी है हिज़्ब इख्तिलाफ की, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जी फौरी तौर पर आप पहुँचें और 300 जो मेंबर अरकान असेंबली थे कौमी असेंबली के, उनमें से 190 ने जाके वोट किया फौरी तौर पर और यूँ ओवरटर्न हो गया जो मार्शल लॉ था। और जो हज़ारों प्रोटेस्टर्स थे, सबसे अच्छी बात यह है कि जब वो सड़कों पर निकले तो उन्होंने पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर रूल ऑफ लॉ को जिस तरह से माना गया है, कानून की जो हुक्मरानी हमें नज़र आई है वो काबिल दीद है। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं और मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब हैं, ज़ाहिर शाह शराजी साहब हैं, हमाद रुहेला हैं हमारे साथ आज पैनल पे, और साथ ही साथ खुसूसी तौर पर हमें राना मुबशर साहब ने भी ज्वाइन किया। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, ये सारी सिचुएशन आपके सामने है, ये साउथ कोरिया में जो कुछ हुआ इससे क्या क्या मैसेजेस गए हैं और अभी आगे क्या सिचुएशन बनते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, हम ना ये साउथ कोरिया के सदर और उनकी पार्टी जो है ना 2022 में ये इक़्तिदार में आए थे और बड़ी फ्रजाइल किस्म की नैरो मार्जिन से जिसको कहना चाहिए इनकी हुकूमत बनी थी। उस वक्त से लेके इन पे शदीद तरह के दबाव हैं सियासी तौर पे भी, और फिर स्कैंडलों की नज़र हो चुकी है इनकी हुकूमत भी और इनके लोग भी। तो आम तौर पे यही कहा जा रहा है, कल से जो तबसरे आ रहे हैं कि जी वो उस दबाव से निकलने के लिए उन्होंने इमरजेंसी मार्शल लगाया, और वो भी आपने देखा कि 6 घंटे के अंदर जिस तरह रिवर्स हुआ वो भी एक तारीख है। और उसके बाद आप देखते हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया, टॉप ऑफिशियल ने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद से सूरत हाल अब ये है कि इम्पीचमेंट की, अभी मैं BBC सुन रहा था तो 2 घंटे पहले एक करारदाद दाखिल कर दी गई उनकी इम्पीचमेंट के लिए कौमी असम्बली में, ठीक है ना। वो कहा जा रहा है कि जी 300 का हाउस है, 190 लोग तो हैं जो कल आए थे जिन्होंने ओवरटर्न किया इसको, और 200 लोग और चाहिए होंगे तो उनकी छुट्टी हो सकती है। अब उनके लिए ऑप्शन क्या है, इस्तीफ़ा देंगे या इम्पीचमेंट करवाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए, हम ना सबसे अहम बात यह है कि साउथ कोरिया मानना पड़ेगा एशिया का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इकनॉमिकली और मिलिटरली जिस तरह अलाइंस है वेस्ट का, उसकी एक बड़ी अहमियत भी है। अब देखें जिस तरीके से इनकी ट्रांजिशन 87 में हुई जिसका आपने भी जिक्र किया, उसके बाद से माशाल्लाह नहीं लगा। उसके बाद एक जिसको कहना चाहिए कि सदर के स्ट्रॉन्ग पावर के साथ एक हुकूमत बनती है, लेकिन वहाँ पे आप देख लें आए दिन हंगामे रहते हैं, बड़ी कम होता है कि वहाँ पे कोई सियासी जमात खड़ी हो सकती है। बांग्लादेश की तरह वहाँ पे हर वक्त स्टूडेंट जो है ना बड़े मुतहरिक रहते हैं। अब सवाल ये कि इन्होंने क्यों किया, डोमेस्टिक प्रेशर से बचने के लिए इन्होंने मार्शल लगाया लेकिन लेने के देने पड़ गए। अब सूरत हाल इस वक्त यह है कि वो अब किधर जाएगा मामला, क्योंकि आप देख लें जिस अंदाज से उनकी बिगेस्ट वो लेबर यूनियन है उन्होंने कंट्री वाइड स्ट्राइक की कॉल दे दी है। और इस वक्त जिस तरह आप देखा कि सारे लोग वहाँ पे जमा है, सारी दुनिया की मीडिया वहाँ जमा है कि क्या होने जा रहा है, तो बज़ाहिर लगता है कि इनकी इम्पीचमेंट हो सकती है। इन पे बड़े सीरियस नोयत के इल्ज़ाम हैं, इनकी बेगम पे भी नवंबर के महीने में इन करप्शन के इल्ज़ाम में आपने देखा है इन्हीं सदर साहब ने बड़ी माफ़ी भी मांगी थी। और आपको याद होगा कि 2017 में इन्होंने
खातून प्रेसिडेंट पाक जो थी उनको करप्शन की बुनियाद पे जो गालिबन 15-20 साल के लिए जेल में गई थी उनको माफ़ कर दिया था, जिस तरह बाइडन ने हंटर बाइडन को अपने बेटे को माफ़ कर दिया। ये सदारती इख्तियार होने के सब कुछ करना पड़ता है और किया उन्होंने। अब सवाल ये कि जो व्हाट नेक्स्ट, देखिए ना जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया का हवा खड़ा करके उन्होंने ये काम करने की कोशिश की तो वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई मूव, और नतीजतन सारी फोर्सेस सियासी जो अपोजिशन की जमातें थी उनके खिलाफ खड़ी होगी। फिर लिबरल डेमोक्रेसीज अमेरिका और यूरोप की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकलैश आया। लोगों ने कहा कि जी नथिंग डूइंग, माशाल्लाह का ज़माना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। बाय द वे कल ऑफिस में ही एक मंचले ने एक आवाज़ लगाई थी आमना, उसने कहा कि वहाँ माशाल्लाह लगा और तुसी भी तैयारी पकड़ो, ठीक है। उन्होंने कहा कि शायद यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये रिज़ाइन करेंगे, इम्पीचमेंट से बचने की कोशिश करेंगे। उनकी पार्टी के लोग जिस अंदाज से उनकी मुखालफत करने नहीं लगता नहीं है कि ये इतनी आसानी के साथ जो है ना वो मामले को लंबा कर सकते हैं। फंस गए बुरे तरीके से, अब देखना है कि नेक्स्ट मूव क्या बनती है वहाँ पे। जी ठीक है, ये आपके इस हवाले से तज्जिया आ गया। राना साहब, ये जो सारी सिचुएशन बनी है वहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही 50 साल बाद लगा था, लेकिन ये भी देखा जाए ना कि उनकी मकबूलियत क्या रह गई थी। 17% के करीब उनकी मकबूलियत, अवामी मकबूलियत पहुँच चुकी थी। फिर इस तरह की सिचुएशन में ऐसे स्टेप्स उठाना, ऑब्वियसली ऐसे ममालिक जहाँ पर कानून की हुक्मरानी हो, आपके गले पड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन द पॉइंट इज देखें वहाँ पे जो है असेंबली जो है उनकी पार्लियामेंट जो है वो इंटैक्ट थी। और अगर देखा जाए तो हम अपनी हिस्ट्री की तरफ अगर जाएं, पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर हम देखें तो हमारी जो पार्लियामेंट्स होती हैं वो बिल्कुल नल एंड वाइड हो जाती हैं। और उसके भी मल्टीपल रीजंस हैं, उसमें जुडिशरी का भी हाथ है, उसमें और बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। खैर उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है, उसमें वक्त ज़ाया करने वाली बात है। बट देन अगेन इन दिस पर्टिकुलर केस, साउथ कोरिया के केस में देखें, द इंटायर वर्ल्ड स्टूड बाय देम, स्टूड बाय द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो है उसके लिए सब लोग खड़े हो गए, सारी दुनिया खड़ी होगी, यूरोपियन यूनियन खड़ी होगी, वेस्ट खड़ा हो गया और सबने खड़े होकर वहां पे स्टैंड लिया। क्या ये सारी चीजें जैसे अभी श्याम साहब कह रहे थे कि तुसी भी तैयारी पढ़ो जी, इस तरह इतने भी हो सकता है। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ एहतशाम साहब नहीं कह रहे, माइकल कुगलमैन का भी मैं पढ़ी थी आज ट्वीट, वो भी कह रहे थे कि उनकी भी कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस थी, लेकिन उनकी साउथ कोरिया के बारे में नहीं थी, अलबत्ता पाकिस्तान के बारे में थी। मतलब ऐसे किसी ने राना साहब मजा लेने के लिए बात की थी यहाँ पे। जी जी जी, आई अंडरस्टैंड बंदे में थोड़ा जा मिर्च मसाला पाने ने कि ढूंढ जी ताड़ी भी तैयारी आ गई, क्योंकि वो देखते हैं ना, खबरें देखते हैं, उसका रिएक्शन देखते हैं। आप ठीक कह रहे हैं श्याम साहब, ऐसी बातें होती हैं। बट देन अगेन हमारा जो होता है ना, हमारा अगर किसी ने मार्शल लॉ लगाना है ना अगर हमारे मुल्क में, तो फिर देन देयर इज नो स्टॉपिंग, उसको कोई रोक नहीं सकता और ना आज तक कभी रुका है। अगर किसी ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है और उसने कहा जनाब कि मैं मार्शल लॉ लाना है, तो वो लेके आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इस किस्म की चीजें हमने पास्ट में तो खैर कभी नहीं देखी, और अब जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं जहाँ पे हम प्रोटेस्ट जो होते हैं, जैसे अभी रिसेंट प्रोटेस्ट हुआ पीटीआई का, उसको भी जरा जहन में रखिए। जो प्रोटेस्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली, वो जो थ्रस्ट होता था, वो जो जोर होता था, वो जो जिस तरीके से जनाब अपने आप का अपना वेट थ्रो करती थी पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियंस फॉर दैट मैटर्स, कुछ पॉलिटिशियंस, सब नहीं, वो ऐसा बात रही नहीं, बनी नहीं बात। अब आहिस्ता आहिस्ता वो सारे पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपना वेट खत्म होता जा रहा है, उनका जो जिस तरीके से वो असर्ट करती थी वो खत्म होते जा रही है। मासेस के अंदर जिस तरीके से रूट्स के अंदर उनकी स्ट्रेंथ होती थी, वो ऐसा वहां पे यहाँ पे नहीं है। तो इसका कंपैरिजन करना साउथ कोरिया के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट डिफरेंट है, वहां पे इन्वायरमेंट डिफरेंट है। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज जरूर हुई है, वो ये है, जो नया फर्क पड़ा है, जो नई जो यहाँ पे सोच आई है, वो ये है कि ठीक है, अगर कोई बंदा बाहर निकले या ना निकले, वो इस चीज को, अगर इस किस्म की कोई चीज आइंदा अगर कार्ड्स पे है भी, तो उसको मेरे ख्याल में थोड़ा सा आधे लोग अगर उसकी फेवर करेंगे, तो आधे लोग उसके खिलाफ अगर नहीं भी बोल सकेंगे, तो एटलीस्ट उनके दिलों में ये बात जरूर होगी कि नहीं जी, नहीं हो चाहिए। ठीक है हमाद, आप किस तरह से देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? चाइना भी कहीं ना कहीं जो साउथ कोरियन जो सदर है उनकी जानिब से जो अपोजिशन पार्टी थी, उस पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि नॉर्थ कोरिया के साइड पे इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वहाँ के जो मफादात है उसको देखते हुए काम कर रही है, और उसको हम देख रहे हैं कि बैक कर रहा है चाइना।
अब चाइना और यूएस भी इस मामले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। मैं सबसे पहले कोरियन सदर की शख्सियत के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं आपके नाजरीन को बताना चाहूँगा कि वो कोई पुराने सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, उनका ताल्लुक कानून के शोबे से था, और वहाँ पर भी उनके ऊपर उनके जो मुखालिफिन हैं वो इसी बात के पेश नज़र तनकीद करते थे कि क्योंकि आप सियासत में नए हैं, इसलिए जो सियासी सब्र, सियासी तहम्मुल और सियासी बर्दाश्त जो कि सियासतदान का खासा होता है वो आप में मौजूद नहीं है। और उनके इस कदम से ये साबित हुआ कि वाकई उनमें सियासी बर्दाश्त, सियासी तहम्मुल शायद नहीं था। हमारे मुल्क में भी इससे सिमिलर आवाज़ें आती हैं, तनकीद की जाती है, कहा जाता है कि जिस सियासतदान में सियासी तहम्मुल ना हो, सियासी पेशेंस ना हो, पॉलिटिकल पेशेंस ना हो, उसको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद ही अपने ऐसे फैसले कर लेता है कि अपने आप को बाज़ औक़ात इतना दूर ले जाता है, इतना पीछे ले जाता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट के पास चला जाता है। तो ये तो एक बात ठहरी। दूसरी, अगर हम कल की रात की बात करें, जो कल हुआ, जो एक कलील तरीन मुद्दत का मार्शल लॉ जिसे कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया ने देखा, उसको हमने देखा कि रात की तारीकी में जिस तरीके से अनाउंस किया गया, उसको देख के मुझे तो पिछले दिनों जो हमारे मुल्क में हुआ है 26वीं तरमीम को जैसे पास करवाया गया, मुझे लगा कि बिल्कुल सेम तरीके से इसको भी पास, 26वीं तरमीम को भी वैसे ही पास करवाया गया जैसे इस फैसले का ऐलान किया गया था। ये फैसला तो 6 घंटों में रोल बैक हो गया। कोरिया की हद तक जो फैसला है, हम देखते हैं कि हमारी खुशनसीबी हमें कब तक 26वीं आईनी तरमीम के साए में रहने पे का मौका देती है। दूसरी बात, जो इस बात की जाए कि ये क्यों लगाया गया, ये क्यों आया था, इसकी कई वजूहात होंगी, लेकिन जो एक वजूहात, जो वजह बताई जाती है, जो आखिरी कील जिसे कह सकते हैं कि इस ताबूत में साबित हुआ था, वो बजट को पास कराने में जो मुश्किलात आ रही थी, उसके पेश नजर ये फैसला किया गया था। वैसे बजट को पास कराना और कानून साजी करना किसी भी मुल्क में कोई शायद इतना आसान नहीं होता। हमारे मुल्क में तो खास तौर पर हुकूमत अक्सर मुश्किल में नजर आती है, लेकिन खुशकिस्मती कह लें या जो भी कह लें कि हमारी पिछली हुकूमत को भी सेम पेज मुयस्सर था। हमारी इस हुकूमत का भी दावा है कि वो एक जिस्म दो कालिब हैं। तो हमारी अवाम इस वजह से खुशकिस्मत है कि अभी तक यहाँ पर मार्शल लॉ का ऐलान नहीं किया गया। तो ये बात हुई। जो वजह बताई गई, जो ऐलान किया गया वहां पर किया गया, और जो वजह बताई गई वहां की अवाम को कि क्यों मार्शल लॉ लगाया जा रहा है, उसकी 3 वजूहात थी जो मुझे अभी याद पड़ती हैं। जो सबसे पहली बात थी, वो कहा गया था कि फ्री रिपब्लिक कोरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसके यानी फ्री रिपब्लिक कोरिया का मतलब है कि आजाद जमहूरिया कोरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, जमहूर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जरूरी है कि मार्शल लॉ लगा लिया जाए। दूसरी बात बताई गई उसके अंदर कि क्योंकि जो शरपसंद अनासर है, रियासत दुश्मन अनासर है, वो अवाम की खुशियों और आज़ादियां छीन रहे हैं, इसलिए जो है ये लगाना बहुत जरूरी है। तीसरी रीजन दी गई कि आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है कि ये लगा लिया जाए, मार्शल लॉ लगा दिया जाए। हमें अच्छा, यहाँ पर ये एक बहुत दिलचस्प बात है कि कोरिया में ऑलरेडी कोरिया में ऑलरेडी आईनी कोर्ट मौजूद है, और हमें तो यही बताया गया है कि जिस मुल्क में आईनी कोर्ट आ जाएगी, आईनी बेंच आ जाएगा, वहाँ आइन महफूज रहेगा, वहाँ लोग महफूज रहेंगे। लेकिन कोरिया के जो सदर है उन्होंने मुख्तलिफ सोचा। उन्होंने सोचा कि लोगों की क्योंकि आज़ादियां सल्ब की जा रही हैं, इसलिए बेहतर है कि उनके बुनियादी हकूक को ही मुअत्तल कर दिया जाए, ताकि ना हकूक होंगे, ना आज़ादी होगी, ना बांस रहेगा, ना बांसुरी बजेगी। ठीक है, लेकिन मामला जब शाह साहब आप अवाम में गैर मकबूल हो जाएं या अवामी हिमायत खो दें, तो फिर वही वाले मामला आ जाते हैं कि मामला ज़्यादा देर तक चलते नहीं है इस तरीके से। ये बात ठीक है जी शाह साहब। देखिए, मेरे ख्याल में जो इस वक्त कोरियन सिचुएशन है, एक्सपर्ट्स अगर ओवरऑल देखा जाए ये कह रहे हैं कि जनाब इससे जो इक़दाम था प्रेसिडेंट जून का, वो मेरे ख्याल में मज़ीद कोरिया को इकनॉमिकली हिट करेगा, उसके लिए सिक्योरिटी के खदशात मज़ीद बढ़ाएगा, और साथ साथ जो है वो मसाइल में इजाफा होगा। बेशक करप्शन के चार्जेस थे या उनकी मिसमैनेजमेंट थी, इंस्टीट्यूशनल ऑब्स्ट्रक्शंस थी, या इनएबिलिटी, बल्कि उनको कहा जाता है कि वो लेम डक टाइप के प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट अंदर सीट जो है, मैंने कुछ पढ़ा वहाँ पे, तो जाहिर बात है कि उनके अपने इख्तियारात नहीं थे, जाहिर बात है कोएर्शन एक उनके खिलाफ भी हुई और उनसे ये काम करवाया गया। अब देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ जब किसी को आईना दिखाया जाता है और वो आईने में अपनी अगर शक्ल को ज़रा मकरूह समझता है, तो वो गुस्से में आके आईना तोड़ता है, अपनी गलतियों से वो सीखता नहीं है। ये एक आम तासुर है, ख़ासतौर पर हमारे जो साउथ एशियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर। तो एक अच्छा मैसेज है कि आप देखिए, गलत इक़दाम जिसने भी उठाया, पार्लियामेंट नज़र आई कि सुप्रीम है। हमारे यहाँ तो एक 24 घंटे की एक तकरीर होती है कि जी पार्लियामेंट बड़ी सुप्रीम है और पार्लियामेंट जो कुछ करेगी तो वो ऐसा होगा।
खुदा न खास्ता क्या हम समझते हैं कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी इतनी ताकत होगी? कल कोई ऐसा वाक़या होता है। मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप एंटी स्टेट किसको कहते हैं, आप जो है वो मुल्क की सिक्योरिटी किसको कहते हैं, आप रियासत की सिक्योरिटी की बात करते हैं, मुल्क की सिक्योरिटी की बात करते हैं, या अपनी पॉलिटिकल सिक्योरिटी की बात करते हैं? क्योंकि देखें, शायद इस वक्त जो साउथ कोरिया के अंदर हुआ, प्रेसिडेंट साहब अपनी कमज़ोरियों के बायस, अपनी सिक्योरिटी के बायस उन्होंने ये इकदाम उठाया। और जहाँ भी होता है, जब आप मेरे ख्याल में देखते हैं कि जब इस किस्म के मार्शल लॉज आते हैं तो एक इंडिविजुअल वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश करता है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ना उसको अवाम से दिलचस्पी है, ना उसको मुल्क के निज़ाम से दिलचस्पी है, ना रियासत की मजबूती से दिलचस्पी है, ना रियासत की इकॉनमी से दिलचस्पी है। तो ये टोटली एक ऐसा डिसीजन होता है जो कि मैं कहता हूँ कि सेल्फ प्रोटेक्टिव होता है और खुदगर्जी के ऊपर मबनी होता है। आखिरी जो बात मैं शायद ये चाहूँगा कि देखिए, दुनिया के अंदर अब वो वाकई दौर नहीं रहा। आपके यहाँ एजुकेशन का लेवल बढ़ गया है लोगों के अंदर, इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर। आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी ये चीज़ जो है, जैसे कि एहतिशाम साहब ने तो मजाक में मनचले की कहानी सुनाई कि तुसी तैयार हो जाओ, लेकिन मैं मेरे ख्याल में इतना समझता हूँ कि इतना आसान यहाँ पे भी नहीं होगा। आपके पास एक पढ़ी लिखी यूथ है, वाइब्रेंट लोग हैं, और एक मैं कहता हूँ एक टूटी फूटी डेमोक्रेसी भी है। किसी भी डिक्टेटरशिप से बहुत बेहतर होगी जहाँ कम से कम लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप आज़ादी सल्ब करेंगे, आप मीडिया को पाबंद करेंगे, जैसे कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई इसके बाद मीडिया जो है वो अंडर स्टेट कंट्रोल होगा, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप डिक्लेयर करके मार्शल लॉ लगाएं। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि ऑटोक्रेटिक रूल के अंदर हैं, जहाँ अनसेंसर्ड मीडिया के ऊपर पाबंदी है, जहाँ कंट्रोल कुछ लोगों का है, कुछ इदारों का है। तो मेरे ख्याल में हमें एक चीज़ जो सीखनी है वो ये है कि देखिए, इतना बड़ा वाक़या हुआ, आपने मार्शल लॉ लगाया, लेकिन आपने देखा कि कोई गिराव जलाव नहीं हुआ, गाड़ियाँ नहीं जली, स्टेट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा गया, कोई अदालत की दीवार के ऊपर चढ़ के नहीं गया। आप पीछे देखते रहे कि अपने मफादात के लिए तो लोग बिल्कुल लोगों के ओपिनियन को लेकर भी जो हम जिस तरह से एक कर्व्स हमारे सामने आ रहे हैं, मीडिया को लेकर भी एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, उस पर भी हम बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद करते हैं। वेलकम बैक। विफाकी हुकूमत मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन की रोकथाम के लिए काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। एक्स पर पाबंदी, फायरवॉल की इंस्टॉलेशन, इंटरनेट को स्लो डाउन करना, ये हमें इसी सिलसिले की एक कड़ी दिखाई दे रहे हैं। और अब हुकूमत ने सोशल मीडिया पर झूठी और मनगढ़ंत यानी फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स यानी पीका कानून में मज़ीद तरमीम का फैसला कर लिया है। ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि मुल्की इदारों और किसी भी फ़र्द के खिलाफ गलत खबर फैलाने वाले को 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। अब एक तो इसका तयन कौन करेगा कि ये फेक न्यूज़ है, किस तरह से इसको रेगुलेट, क्या फेयर तरीके से मामला हो सकेंगे। दूसरी चीज़ ये कि ऐसे कवानीन से क्या मतलूबा नताइज हासिल हुए। माजी में भी हमने ऐसे कवानीन देखे हैं। राना साहब देखिए, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था तो पेमरा को रखा गया और जिस तरीके से के डोल आउट किए गए लाइसेंसेस, रेडियो के, टीवी के, और इस तरह एक बुके बना के रोल आउट किए गए, डोल आउट किए गए और लाइसेंसेस। और उस वक्त जो है वो सोचा ये गया था कि जनाब पेमरा जो है, उस वक्त पेमरा जो है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से जनाब डील करेगा और ये सारी चीज़ें ऐसे तरीके से अंडर कंट्रोल रहेंगी। नो बडी विल कम अप विद लाइक एनी सच एडवेंचरिज्म। लेकिन द पॉइंट इज कि उस वक्त अभी तो नहीं खैर, लेकिन उस वक्त इनिशियली पेमरा जो था टूथलेस था। उसके बाद पेमरा ने गेन किया, पावर्स गेन की, और उसने अपनी पावर्स एक्सरसाइज करनी शुरू की, और उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनिशियली वो टूथलेस था। मैं ये सिर्फ ये चाहता ही हूँ कि 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि ये जो डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी आप बनाने जा रही है हुकूमत, इसको कितना वो असर्ट कर सकेंगे इसमें जो लोग बैठे होंगे, और वो वाकई शुरू में जैसे पेमरा हुआ के साथ हुआ था इसके साथ तो नहीं होगा। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, और इसकी अथॉरिटी को रियल सेंस में अथॉरिटी इसके पास होनी चाहिए। नंबर 1 जो सवाल आपका है कि जनाब कैसे देखा जाएगा कि ये जनाब खबर गलत थी या सही थी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग, एहतिशाम साहब हो गए, मैं हो गए, बाकी को मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों का ताल्लुक प्रिंट मीडिया से है। एहतिशाम साहब कई अरसे तक जनाब डॉन के साथ रहे, मैं कुछ 16 साल तक द न्यूज़ अखबार में रहा,
हमारा एक बफर होता था, हम लोग एक खबर देते थे, उस खबर को चेक किया जाता था और जो एडिटर बैठा होता था या एडिटोरियल जो लोग मैनेज करते थे अखबार के अंदर, वो उसको चेक करते थे, काउंटर चेक खबर। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है, जैसे हमने देखा टीवी में हुआ कि वो एडिटोरियल, अच्छे जमानों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन अभी उस जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ, क्योंकि पैमरा उस वक्त इनिशियली टूथलेस था, तो यहाँ पे एक जंग शुरू होगी कि ब्रेकिंग न्यूज केड़ा दबेगा जी, तो ये फटा केड़ा चलाना है, ब्रेकिंग न्यूज था। लेकिन उसमें जो था वो ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं था, मॉनिटरिंग हो रही है और मॉनिटरिंग टीवी में हुआ करती थी, और जो खबर किसी टीवी चैनल ने चला दी वही दूसरे ने उसमें जनाब दौड़ लगानी है और उसने जनाब कोशिश करनी है कि उसको भी चला दे, विदाउट रियलाइजिंग कि वो खबर है सही या नहीं है। अब आ गया जनाब ये जो इस वक्त हो रहा है, जो हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, यहाँ पे देयर इज नो चेक एंड बैलेंस है सच, ठीक है। अच्छा, इसमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, आप इसको चेक करके, काउंटर चेक करके फिर आगे इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं या उसको कहीं फैला सकते हैं। लेकिन कितना अरसा आप इसको, या कौन कौन लोग हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जो इसको काउंटर चेक करेंगे? पीपल गेट कैरिड अवे और पीपल थिंक कि जनाब, आप देखें कई दफा होता है कि हेडलाइन कुछ और होती है लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली, अंदर उस चीज का जिक्र नहीं होती है ना, कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। जी जी, एग्जैक्टली, आप उनको यू आर गेटिंग आईज, यू वांट टू गेट आई बॉल्स, आपको सिर्फ ये है कि जनाब किसी ना किसी तरीके से लोग वो पढ़ लें, वो कैची हेडलाइन हुए, उसको पढ़ लो। जी जी राना साहब, इट्स वेरी बिल्कुल ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये भी है कि शाह साहब ये भी कहा जा रहा है कि जो आपका कन्वेंशनल मीडिया है उस पर भी जो कहीं ना कहीं उस पर उसकी इंडिपेंडेंस पे बड़े सवालात उठते रहे, जिसकी वजह से लोगों ने सोशल मीडिया का रुख किया। तो इस चीज़ को भी हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जैसे राणा साहब ने कहा कि जब आपके पास एडिटोरियल कंट्रोल नहीं है किसी भी लिहाज से, तो एक अनब्राइडल्ड फॉर्म ऑफ मीडिया है जो कि इवॉल्व हुआ है। बिल्कुल, हम भी अखबार से आए, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, डॉन में मैंने भी काम किया तकरीबन 12-13 साल, ठीक है जी। अब सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त वाकई एक एडिटोरियल चेक था, आपके पास चेक एंड बैलेंस था, खबर का आप ऑथेंटिसिटी चेक करते थे, लेकिन आपके पास जो लिटल फॉर्म ऑफ मीडिया ई मीडिया की शक्ल में है, ये बिल्कुल अनब्राइडल्ड है और ये अनकंट्रोल्ड है। मेरे ख्याल में आप इसको ज़रूर कहेंगे कि एक लिहाज से ये एक वो बेलगाम घोड़ा है जो किसी भी तरफ चल सकता है। अगर आप जो पीका लॉ की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर चेंजेस आएंगे, तो आपको पता है कि आर्टिकल 21 है पीका लॉ का, जिसके अंदर आप किसी भी शख्स की डिग्निटी, उसकी मॉडेस्टी या किसी भी इदारे की बदनामी करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, इट्स अवेलेबल। फिर मेरे ख्याल में शायद हो सकता है हमाद उस पर ज़्यादा कमेंट कर सके कि आपका जो सेक्शन 37 है उसके अंदर बाकायदा अथॉरिटी के पास इतने पावर है कि बगैर किसी कोर्ट आर्डर के कोई भी शख्स जो मिलाइन करता है किसी इंडिविजुअल्स को, किसी इदारे को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, उसके खिलाफ आप बगैर कोर्ट आर्डर के एक्शन ले सकते हैं। देखिए, कवानीन हमारे पास अभी भी मौजूद है। अगर अखबारात थे या टीवी चैनल्स थे, आपके पास सिलेंडर के कानून कवानीन मौजूद थे, आपके पास लेबल के मौजूद थे, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती रही है? ये एक बड़ा सवाल है। और इम्प्लीमेंटेशन अगर सेलेक्टिव होती है तो फिर प्रॉब्लम है। देखिए, आप बेशक फ्रीडम ऑफ मीडिया हमेशा से रही है, दुनिया के अंदर भी है, आप अमेरिका के अंदर हर चीज़ रिपोर्ट कर सकते हैं अंडर कहते हैं ना कि आर्टिकल 1, लेकिन फिर भी स्टिल आप एक फ्रेमवर्क के अंदर चलते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, क्या इंटेंशन हमारी ठीक है कि नहीं, क्या हम किसी खास वजह से इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, ये एक सवाल है और इसके ऊपर मेरे ख्याल में क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप बेशक रेगुलेट करेंगे ओवरऑल इस अनब्राइडल मीडिया को, इसके बगैर हो नहीं सकता। क्योंकि इस वक्त आप देखें हमारा जो कन्वेंशनल मीडिया है वो ड्राइव अवे हो सकता है। मैं तो मेरे ख्याल में राना साहब या एहतिशाम साहब मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि इस वक्त तो हम अपने आप को ऐसी जगह महसूस करें कि जो कन्वेंशनल मीडिया में काम करने वाले लोग थे वो बेचारे तो बेरोजगार होते जा रहे हैं। आप देखें इस वक्त जो ई मीडिया या जिस तरीके से सिटीजन जर्नलिज्म का एक ड्रामा चल रहा है, ओवरऑल अनचेक्ड यूट्यूबर और आपके जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, बेशक पॉलिटिकल पार्टीज उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ओवरऑल माशरे में बिगाड़ और माशरे में आपका एक कहते हैं ना कि वो एक हैजानी कैफियत पैदा करने में इन लोगों का बड़ा हाथ है, जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में वीडियो है, आपके हाथ में कैमरा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट। लेकिन वही बात है, राना साहब ने जैसे कहा कि क्या वाकई हमारे यहाँ जब कवानीन बनते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी?
उनको हम उसके ऊपर लागू कर सकते हैं। पैमरा कामयाब इसलिए रहा कि पैमरा के पास एक हथियार था इश्तिहारात का, वो करोड़ों रुपए के इश्तिहारात देता रहा, तो उस वजह से उसने मीडिया को कंट्रोल किया, या तो वो इश्तिहारात बंद करके या इश्तिहारात ज्यादा दे के। अब मुझे नहीं समझ पड़ती कि आपका पॉइंट आ गया, मैं हमाद की जानिब बढ़ती हूं। हमाद 2016 में इसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। पी का ये जो ऑर्डिनेंस था ये 2016 में आया, लेकिन हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में भी इसको एक्टिव किया गया, ऑल्दो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया था, इसको कलअदम करार दिया था। अब एक तो ये कि इस लॉ में, इस ऑर्डिनेंस में बेसिकली है क्या, इसको ड्रैकोनियन लॉ क्यों कहा जा रहा है, इतना डर या खौफ क्यों है पी का ऑर्डिनेंस को लेकर लोगों के दिलों में? या हम देख रहे हैं कि जर्नलिस्ट इसके बारे में काफ़ी जो सहाफ़ी बरादरी है वो उनके कंसर्न्स हैं कि जो शख्स भी सोशल मीडिया के मुस्बत असरात के बारे में इनकारी है, उसके बारे में मुझे तो ये कहना पड़ता है कि वो शायद अहमकों की जन्नत में रह रहा है। वो इस चीज़ से अगर नहीं मान रहा कि इसके कितने पॉजिटिव यूजेस हैं, तालीम का शोबा हो, तफरीह का शोबा हो, हमें मौके मिलते हैं एक दूसरे के करीब आने के, अवाम को एक दूसरे के करीब आने के इंटरनेशनली, और जब आप एक दूसरे के करीब आते हैं तो आप एक दूसरे के लिए रोजगार के मौके पैदा करते हैं। तो ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि इसके मुस्बत पहलू बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही हकीकत है कि इसका मनफी यूज भी हो रहा है, इसका मनफी इस्तेमाल भी हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और पूरी दुनिया में हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में इस चीज के ऊपर बात की जाती है। अगर मैं चंद दो मिसालें ही आपके सामने रख दूं, 2016 के इलेक्शन जब यूएसए में हुए, उसकी बात जब भी की जाती है तो सोशल मीडिया के मनफी पहलू की बात हमेशा की जाती है। इसी तरीके से ब्रेक्जिट की बात, ब्रेक्जिट रेफरेंडम की बात जब की जाती है इंग्लैंड के, तब भी सोशल मीडिया के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात लाजमी की जाती है। हर मुल्क में इस इशू के ऊपर, मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर रद्द-ए-अमल आ रहा है, और हर मुल्क अपने तौर पर भी कानून साजी कर रहा है। तो जहां कानून साजी की जाती है, जहां कानून रद्द-ए-अमल देता है, कानून हरकत में आता है, वहां पर आजादी इजहार राय पे यकीन रखने वाले उसके मुहाफिज भी हरकत में आते हैं। और मेरे नजदीक इन दोनों का कोएग्जिस्ट करना किसी भी माशरे के लिए बहुत जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। अगर जैसे मैं इंटरनेशनल बात कर रहा था, मैं आपके सामने कुछ मिसालें रख देता हूं। यूरोपियन यूनियन ने भी इसके ऊपर कानून साजी की हुई है। उसका कानून 2024 में मुतारिफ कराया गया था डिजिटल सर्विसेज एक्ट के नाम से। उसमें जो एडिटोरियल कंट्रोल के बारे में सब बात कर रहे हैं मेरे सीनियर्स, उसमें यह कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वो किसी भी झूठी खबर को फैलने से रोके, और क्योंकि वो उनके पास ये कैपेबिलिटी है तो वो यकीनी बनाएं कि जो भी एल्गोरिथम्स वो इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन फैले ना, ज्यादा तेजी से लोगों के सामने ना आए। अब ये कानून तो यूरोपियन यूनियन में 2024 में बनाया गया, लेकिन ऐसे बहुत से केस लॉज मौजूद हैं हमारे पास इंटरनेशनल, जहां पर यह बात बारहा कही गई है कि जहां भी मफादे आमा का 1994 का डेनमार्क का केस है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का, जिसमें कहा गया कि मफादे आमा का जब भी इशू आएगा, जहां भी पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर का इशू आएगा, तो हुकूमत रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है। यही चीज कमोवेश दोहराई गई 2012 में सेम कोर्ट में टर्की के एक मुकदमे में। उसमें कहा गया कि जहां भी शर्मंगेजी की बात होगी, जहां भी नफरत फैलाने की बात होगी, वहां हुकूमत रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ये वाला केस में खसूसी तौर पे इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके अंदर एक और बात बहुत अहम की गई। वो ये कहा गया कि जब भी किसी वेबसाइट को अगर जुडिशियल ओवरसाइट के बगैर बैन किया जाएगा तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। तो ये तो यूरोपियन यूनियन की बात होगी। तो जो यूरोपियन यूनियन के मुमालिक हैं जैसे कि जर्मनी, उन्होंने अपने तौर पर मजीद कानून साजी 2017 में कर ली थी। उनके उस कानून में यह लिख दिया गया है कि जो भी जर्मनी के कानून के मुताबिक गैर कानूनी कंटेंट तस्वुर किया जाएगा उसको फ्लैग कर दिया जाएगा, और फ्लैग करने के 24 घंटे के बाद फेसबुक की 24 घंटे के अंदर अंदर फेसबुक की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मवाद को डिलीट कर दे। इसी तरीके से इंग्लैंड में भी ऐसा ही एक्ट 2024 ही में आ गया है, जिसमें कहा गया, जिसमें ड्यूटी ऑफ केयर दोबारा फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ट्विटर पे और इन सब पे डाली गई है कि इनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मवाद को आगे बढ़ने से रोके। इत्तिशाम साहब, एक इम्प्रेशन है ये कि हुकूमत की जानिब से जो हैवी हैंडेड मेजर्स हम देख रहे हैं ये मुखालिफ आवाज़ों को खामोश कराने के लिए, इस इम्प्रेशन को हुकूमत इस तासुर को ज़ायल करने में कामयाब हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मतलूबा नताइज हुकूमत हासिल करना चाह रही है उसमें आप कुछ रुकावटें देख रहे हैं, या क्या मामला होंगे? हमने देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान में क्या सारी दुनिया में मीडिया की आज़ादी के हवाले से और मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से बहुत सारी बातें होती हैं। देखिए, यही पीका का कानून
PTI के ज़माने में आपको याद आया था, फिर नवाशी साहब ने इसको स्ट्रेंथन किया। देखिए सवाल अब एक ही है, देखिए इस पर लंबी बहस की नहीं, मेरे दोस्तों ने मुझे बात की। देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया हम ना आज भी आप देख लें, भले हमारे 100 टेलीविज़न है, वहाँ पे अभी भी देखें ना डेस्क बैठा हुआ है, चेक्स एंड बैलेंसेस है, एडिटर का इंस्टीट्यूशन मौजूद होता है। तो ऐसा नहीं है कि यू कैन गेट अवे विद, कुछ भी आप कर रहे तो आप आज़ादी से कर सकते हैं। लेकिन अब बाहर की दुनिया में क्यों सख्ती हैं? अभी आप देख लें हमारे 2 टॉप मीडिया टेलीविज़न जो है उनकी लड़ाई एक ज़माने में हुई थी, लंदन में जाके आपने देखा मामला सेटल हुआ, कितने मिलियन डॉलर देने पड़े या कितने लाख डॉलर देने पड़े, हम नाम नहीं लेते। सवाल ये है कि यहाँ पे अगले दिन एक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में बैठे हुए थे, वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी मेरे ख़िलाफ़ एक बंदे ने गलत खबरें छापी, मेरी इज़्ज़त को उछाला, तो मैं चला गया, अदालत ने फ़ैसला कर दिया मेरे हक़ में, मैंने 10 करोड़ का हर्जाना मांगा उससे। तो जज साहब कहते हैं यार तुम्हारी 10 करोड़ की हैसियत है? उन्होंने कहा यार इसका क्या इस बात से ताल्लुक़ है, मेरी इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए यहाँ पे चीज़ों को लोग देखने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए हम ना ये सोशल मीडिया जिस तरीके से इस वक्त काम कर रहा है ना, माज़रत के साथ हमें ये बात माननी पड़ेगी कि यहाँ पे आपके जानने वाले, मेरे जानने वाले 80-90% एक पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्ट करते हैं और सारा दिन बैठ के जिस तरह की बातें बग़ैर तहकीक के वो छाप रहे होते हैं और सुना रहे होते हैं। उनको पता है कि भाई लाइक्स मिलेंगे और व्यूज़ आएंगे, पैसा बनेगा। ऐसे तो नहीं हमारे जाते हुए चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया था कि जनाब ये तो पैसा कमाने के लिए हराम की कमाई है कि आप सोचे बगैर ही आप चीज़ को आप जिसको कहते हैं नोक परख छावारे बगैर ही आप खबरें छाप रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे ज़रूरी तो बहुत है। अब सवाल ये है कि सारी हुकूमतें, मैं आपसे एग्री करता हूँ आमना, कि जो भी हुकूमत आती है वो चाहती है कि जी हम जो कर रहे हैं हमारी बातों को छापा ना जाए, रोका जाए, और उनकी जो कदगरें लगाई जाती है उनको शायद मीडिया पे हम उस पर तनकीद भी कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की इस वक्त इंतहा से ज़्यादा ज़रूरत है। ये ब्लॉगर्स जो बैठे हुए हैं, हर आदमी वो कहते हैं जी सोशल मीडिया जो उठेगा वो कहते हैं साफ़ी बन जाए। भाई इतना अर्सा लोग लगा के अपना नाम बनाते थे, एक बैकग्राउंड के ज़रिए आते थे, और उसके बाद मुझे याद आ रहा है अभी हमारे अखबार की बात हो रही थी तो इस्लामाबाद ऑफिस से एक साहब ने आमना खबर दी और ख़बर छपी नहीं। तो उन्होंने एडिटर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैंने खान साहब ये खबर भेजी थी, छपी नहीं। तो उनका जवाब मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा साहब इस अखबार में जो खबर छपती है लोग उसको सच समझते हैं। मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठाए चीज़ें छाप दें। तो मेरा ख्याल है किसी हद तक रेगुलेट करने की ज़रूरत है। हाँ ये है कि आप खामखा भी किसी की आवाज़ को नहीं दबा सकते। ठीक है, भले आप सोशल मीडिया है, हर बंदे को आज़ादी है, लेकिन यह है कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपको चाहिए कि आप तहकीक करके बात करें। और ख़ास तौर पे हम जिसने लाइबल लाज जो हमारे इतने कमज़ोर है, बाहरी दुनिया में आप देख लें ऐसी पकड़ होती है कि लोगों को समझ आ जाती है। यहाँ तो आप देख लें लोग कीचड़ उछालते हैं, उसके बाद दे कैन गेट अवे विद इट, तो कोई पूछता भी नहीं है। तो लोग कहते हैं कि जी ये क्या बात हुई, खबर छपती रहती है, कोई इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इसको ज़रूरत है, ये नहीं कि ये हुकूमत करेगी, जो भी हुकूमत आएगी उसको ये महसूस होगा ये जब डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन इसका रास्ता रुकना चाहिए। अदारों के बारे में बड़ी बड़ी खबरें छप जाती हैं और उसके ऊपर जनाब आप एक सिर्फ ये कह दें, माजरत कर लें कि जी हमने इनसे गलती होगी, ये काफ़ी नहीं है। मेरा ख्याल है जब तक सख्ती नहीं होगी और ये लॉ सख्त नहीं बनेंगे, इसमें जनाब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात नहीं होगी, तो मेरा ख्याल है हम इस मसले से जान नहीं छुड़ा सकेंगे। जी ठीक है राना साहब, ये चूँकि जब भी ऐसे लॉज एक्टिव किए जाते हैं, सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो कोर्ट्स का रुख करती हैं। अभी जो गिवन द सर्कमस्टांसेस जो अभी हम देख रहे हैं कि जुडिशरी के भी जो मामला चल रहे हैं उसमें कुछ इस हवाले से आप समझते हैं कि इसको फिर नलीफाई कर दिया जाएगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने माजी में तो किया इसको, ऐसे कवानीन को। पार्शली आई एग्री विद एहतशाम साहब। देखें चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और हम लोगों का एक्सपीरियंस है, मतलब कि शाम साहब का भी है, मेरा भी है, आई डोंट नो हमारे दूसरे पैनलिस्ट जो है उनका है कि नहीं है, डेफिनेटली होगा, बट एटलीस्ट उनको पता होगा कि जनाब यहाँ पे जब हम वेस्टर्न मीडिया के लिए काम करते रहे हैं, ठीक है, वेस्टर्न मीडिया में हमें एक दफ़ा नहीं, वहाँ पे 3-4 लेयर्स हैं, टीयर्स हैं, जहाँ पे 3-4 जगह पे वो चीज़ें चेक होती है, फैक्ट्स चेक होते हैं, फिर उसके बाद जाके प्रिंट होती है वो चीज़ें। तो यहाँ पे भी होना चाहिए। अब फियर जो है ना, यहाँ पे जो फियर फैक्टर है वो ये है जिसकी वजह से अदालतों का दरवाज़ा नॉक किया जा रहा है, दैट इज़ कि इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो प्रॉबेबली हुकूमत के अगेंस्ट होंगे या हुकूमत को क्रिटिसाइज करेंगे। सो बेसिक फियर तो ये है। अब उसको कैसे चेक किया जा सकता है, उसको कैसे बैलेंस किया जाता है, दैट इज द पॉइंट। उसको हम कैसे रख सकते हैं सामने कि नहीं जी हमने क्रिटिसाइज किया है, पक्के पैरों पे किया है, दीज आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स।
अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे पक्के पैरों पे अगर हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं हुकूमत को, तो फिर मेरे ख्याल में वो लोग जो है, जो भी जर्नलिस्ट है, वो उसको हीट फेस नहीं करनी चाहिए या उसको फिर उससे मुबर्रा रखना चाहिए। अगर इस तरह किया जाएगा, ये उन लोगों को हीट फेस करना पड़ेगी जो लोग हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर वन रीजन और दी अदर, क्योंकि सहाफ़ी का काम होता है उसने पिन पॉइंट करनी होती है चीजें, बट ये काम नहीं है कि जनाब आप जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट करें, ये नहीं करना चाहिए। आई टोटली डिसएग्री विद दैट। लेकिन पक्के पैरों पे अगर किया जाए और उसको भी आप मोल्ड करके उसको अगेंस्ट उसके पिच कर दिया जाए और उसको जनाब आप रगड़ा दे दें, वो दैट शुड नॉट बी डन। और दूसरी चीज़ ये आ जाती है शाह साहब के ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में जो एक तासुर पाया जा रहा है ख़ास तौर पे इस गवर्नमेंट में कि भाई इसकी जो कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है उसको भी कहीं इंश्योर करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को भी देखे कि इस तासुर को ज़ाइल करे, इस इम्प्रेशन को ख़त्म करने की कोशिश करे। मुझे पूछ रही हैं आप शाह साहब? को मीडिया को जो है कोयर्स करे, मीडिया को जो है कंट्रोल करे, मतलब इट्स नॉट कि जी हम कहें कि ये इस गवर्नमेंट का है, और ये हमेशा से होता रहा है। और दूसरा जो राणा साहब बात कर रहे थे, मैं उसको ज़रा कंटिन्यू करूंगा। देखिए आपके पास जो कन्वेंशनल मीडिया है या कोई भी ऑथेंटिक मीडिया है, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया है या लोकल मीडिया है, हमने वेस्टर्न मीडिया के साथ भी काम किया, लेकिन ऑब्वियसली आप देखें जो अननेम्ड सोर्सेज का कॉन्सेप्ट इस वक्त वेस्टर्न मीडिया के अंदर भी बढ़ रहा है। आप देखिए रिसेंटली जो BBC की स्टोरी के ऊपर एक बड़ा एतराज़ उठा कि जनाब ये जो है स्टोरी ऑथेंटिक नहीं थी, स्पेशली अबाउट November 24, और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कहा उनको सू भी करेंगे। बहरहाल उनके अपने सोर्सेज होंगे, लेकिन हमेशा एक क्लास बुक थी, चाहे वो आपके अमेरिकन मीडिया की क्लास बुक है या ब्रिटिश मीडिया की है, उसमें सिंपली है कि आप नेम्ड सोर्सेज के ऊपर आप जाएंगे और आप वन और मोर वन सोर्स, टू सोर्सेज एटलीस्ट आप उसको आपकी स्टोरी की ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करेंगे। के साथ मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे कल मुलाकात करते हैं नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।